एलिमेंट को एक एक बार एटलीस्ट देखा, भले ही उसका लेफ्ट और राइट को आपने और करा, लेकिन हम सारे एलिमेंट्स को एक एक बार गए, ठीक है। तो एन स्क्वायर तब भी कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन करनी है, कैसे कर सकते हैं? सर हमारा रो वाइज जो है सारे सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं, अगर हम इसको पहले कॉलम वाइज भी सॉर्ट करते हैं उसके बाद लास्ट रो जो हमारी होगी वो आंसर होगा। कॉलम वाइज भी अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं, अगर हम इसको कॉलम वाइज सॉर्ट करते हैं तो ये दो वंस ऊपर चले जाएंगे और फिर गलत आंसर आ जाएगा उससे हमारे पास। सर कॉलम वाइज करेंगे तो वंस तो नीचे आ जाएंगे, जीरोस ऊपर रह जाएंगे। ओके, वंस अगर नीचे आएगा तो भी हमारे पास यहाँ पे वन आ जाएगा और ये गलत सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, कोई भी जीरो होगा ऊपर सारे चले जाएंगे। नहीं सर, जैसे कोई वन बीच में आ जाता है तो उस पूरी कॉलम को, पूरी रो को उठा के नीचे करना पड़ेगा, मतलब इंटरचेंज एक्सचेंज करना होगा। ऐसे में एक्चुअली देखो ओ एन लॉग इन तो सॉर्टिंग की हो गई, तो उसके बाद जब आप पूरी रो को इंटरचेंज करेंगे तो हर एक एन को आप एन से रिप्लेस करें, तो एन स्क्वायर इंटू ओ एन लॉग इन विल बी आई मीन वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी, गेटिंग मी? सो ओके, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। ओके, हम क्या करेंगे, हम वन से ओके, टेल व्हाट्स योर नेम? My good name is Jitendra Singh. जितेंद्र प्रपोज अ सॉल्यूशन जिसका फर्स्ट पार्ट एकदम ठीक था, बट ही एक्चुअली फॉर्मुलेटेड इन द एंड, ही सेड दैट हम रो को राइट से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे, हम तब तक जाएंगे जब तक जीरो नहीं आता, उसके बाद हम उसके बाकी की रो से देखेंगे नहीं। फिर हमने राइट पे गए, देखा जीरो आया, हमने छोड़ दी इस रो को, हमने देखा जीरो आया, छोड़ दी, वन आया, यहां तक गए, छोड़ दी, और शायद फिर हम रो नंबर भी स्टोर कर लेंगे ताकि हमारे पास एंड में सॉल्यूशन आ जाए। पर इसमें भी अगर सारी रोज 1 1 1 1 1 यहां तक भरी पड़ी है, 0 1 यहां तक है, तो हमने 5 10 15 20 25 30 31 एलिमेंट्स को हमने पढ़ा, इससे भी कॉम्प्लेक्सिटी 1 स्क्वायर हो गई। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, जब भी हमें 1 मिले हम लेफ्ट जाएंगे, 1 मिला लेफ्ट जाएंगे, 1 मिला लेफ्ट जाएंगे, हमें 0 मिला विल स्टोर द रो, और हम डाउन जाएंगे, 0 मिला डाउन, 0 मिला डाउन, 1 मिला लेफ्ट विल स्टोर द रो, 0 मिला डाउन, 0 मिला डाउन, 1 मिला लेफ्ट एंड विल स्टोर द रो। सिर्फ हम यहां से हमारे पूरे, हम इन शॉर्ट हम यहां से यहां तक जाएंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा ओ एन में। सो start traversing from right to left in top row and till we are getting ones, store the column and row number and move down if you are getting 0. So everyone got the solution? Let's move to next question. How will you sort a nearly sorted array? जैसे कि मेरी वेबसाइट है code2get.com, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है। सारे कस्टमर्स ऑर्डर में आए, पहले कस्टमर की आईडी है 1, ऐसे करते करते currently there are 765 customers I guess, तो I guess 665, I'm sorry, तो 665 कस्टमर्स के हमारे पास एरिया है और हमारे पास सब सॉर्टेड है ऑलमोस्ट। शायद हो सकता है 52 या 51 इंटरचेंज हो, 158 या 159 इंटरचेंज हो, बट मोस्टली द एरे इज सॉर्टेड। ओके, गेटिंग मी? नाउ हाउ विल यू सॉर्ट दैट एरे? जो एक दो बीच में अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे सॉर्ट करेंगे? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है, बट उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ दो एलिमेंट्स या दो तीन एलिमेंट जो अपनी पोजीशन से डिफर कर रहे हैं, जैसे कि 50th एलिमेंट 51 एलिमेंट दोनों इंटरचेंज है, ऐसे ही 150 159 जस्ट एनी रैंडम नंबर, दो तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिगड़ रहे हैं। तो इस टाइप के एरे कहते हैं नियरली सॉर्टेड एरे। अगर आपके पास ये एरे है तो आप इसको सॉर्ट कैसे करेंगे? एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन। हाँ, कौन सी? ओके, इंसर्शन सॉर्ट और So count sort, it's a stable sorting, I guess. It would be काउंट सॉर्ट, पर यहाँ पे काउंट सॉर्ट कैसे लगेगी? like something. हाँ, ओके, सो इंसर्शन सॉर्ट किसने बोला? और कोई सॉर्टिंग? सिलेक्शन सॉर्ट, Bubble sort. Okay. Sorting में help है. इंसर्शन सिलेक्शन, आई गॉट 2 आंसर्स। एनीवन एल्स? ओके, सो कौन कौन कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट से करेंगे? ओके, रीजंस? वेरी गुड, एक्चुअली दिस इज द आंसर कि आई गेस यू नो द रीजन, यू नो दिस कोड। एक्चुअली इसके दो आंसर्स हैं। एनीवन नो द अदर sorting algorithm? No. No. Actually,
यहां पे पॉइंट ये है कि हमारे पास बेस्ट केस है, हमें देखने कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम का बेस्ट केस सबसे अच्छा है। मतलब एरे ऑलमोस्ट पूरी सॉर्टेड है, हम यहां पे दो तरह की सॉर्टिंग लगा सकते हैं, या तो इंसर्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट ऐसी दो सॉर्ट्स हैं जिनका बेस्ट केस जो है वो ON है, तो सिर्फ ON के अंदर ही पूरी सॉर्ट करेंगे। पहला आंसर। शेल सॉर्ट यहां पे नहीं लगता, वो मेमोरी को मैनेज करने के लिए लगेगा, जब आप मेमोरी से एलिमेंट्स ले रहे हैं और अपनी एरे में डाल रहे हैं, तो यहां पे रेडिक्स से शेल सॉर्ट आई गेस इज नॉट स्कोप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आई गेस you have a string, you have to find that string is present in the next string or not. जैसे कि code is present in code to crack, हमें पता है, तो आंसर आएगा yes, अगर नहीं है तो just no. So you need to just tell me the approach कि किससे हमें पता लगेगा कि एक string दूसरी string में present है कि नहीं। अगर यहाँ पे codec होता CODEC तो आंसर तब भी true होता, पर अगर इसमें C codec होता तो 3 C यहाँ पे नहीं है, then answer should be false. Okay? Huh? Be loud. Actually, you're not audible. Okay, I will repeat the question. You're not getting the question, right? Question ये है, हमारे पास एक string दी हुई है. We need to find this string, whether this string is present in the other string or not. String matching कह सकते हैं, but string exactly we just need to find the characters are present there or not. Order doesn't matter. अगर कुछ और होता जैसे ECK होता तो तभी आंसर ट्रू होता। यू गेटिंग मी? हमें बस ये देखना कि इस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स मेंशन है, यानी C यहाँ पे है। सर स्काई वैल्यू कंसीडर कर लेंगे दोनों की मैचिंग करके। हाँ, कैसे कैसे? जस्ट आई मीन जस्ट कंप्लीट अप्रोच। ठीक है, इट्स लाइक अ ब्रूट फोर्स अप्रोच, यानी हमने इस एलिमेंट को देखा C, इसकी स्काई वैल्यू देखी। स्काई वैल्यू एक्चुअली कोई तब इस सेंस में कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि हम C को ही चेक कर सकते हैं, C एक बार ही आया कि नहीं आया। फिर हमने O देखा, O आया, फिर हमने D देखा और E देखा। तो अगर आपके पास कभी भी कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो ब्रूट फोर्स, जो कि ये बोल रही है, और हमने हर क्वेश्चन में देखा ब्रूट फोर्स डज वर्क आउट, हमने हर क्वेश्चन में ब्रूट फोर्स से सॉल्व करा। तो एवरी क्वेश्चन ब्रूट फोर्स क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है कि हम हर एलिमेंट के लिए चेक कर लेते हैं। Complexity doesn't matter. At least you have a solution. So अपनी यहां पे हमने ब्रूट फोर्स लगाया, हमने हर कैरेक्टर के लिए चेक करा। C है, हाँ है, पूरी में एरे देखी। O है, बिल्कुल है। D है और E है। तो हमने हर एक कैरेक्टर के लिए, लेट्स से इसकी लेंथ n है और इसकी लेंथ m है, हमने हर उन n कैरेक्टर्स के लिए हमने इस पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करा। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? ON क्रॉस m, ON इंटू m, ONM। सो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हाउ? सर जो स्काई वैल्यूज हैं लाइक कोड है, उसकी सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी स्काई वैल्यू एक एरे में स्टोर कर दीजिए। देन जब आप लूप चला रहे होंगे उस समय एक एक इफ चार, अगर यहाँ पे कोड है तो 4 इफ स्टेटमेंट लगेंगी, उसी की हर एक ट्रांजेक्शन उसमें मतलब चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा। स्काई वैल्यू लाइक कोड है उसकी 4 कैरेक्टर्स है सर, उन चारों कैरेक्टर्स का 4 स्काई कोड वैल्यू होंगी, इसको एक एरे के अंदर स्टोर कर दीजिए। उसके बाद जब आप कोड वर्क को सर्च कर रहे होंगे उस समय एक ही लूप चलाओ कोड वर्क को, और उसकी जैसे पहले सी कैरेक्टर कोड टू क्रैक। हाँ सर दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली। अगर लाइक कोड टू क्रैक है तो उस कोड टू क्रैक की लेंथ जो है उतनी लेंथ तक आप लूप चलाओ। फर्स्ट कैरेक्टर आपने लिया, लाइक कोड टू क्रैक का सी आपने उठाया, 4 इफ स्टेटमेंट लगेंगे क्योंकि हमारा जो लास्ट एरिया है वो 4 रखा था जिसके अंदर हमने स्काई वैल्यू स्टोर कर रखी थी। तो 4 इफ स्टेटमेंट लगेंगी, हर इफ स्टेटमेंट के साथ हम चेक कर सकते हैं कि ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो उसका एक ही लूप के अंदर हमारा वर्क हो जाएगा, उसके लिए सेकंड लूप के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट अ सेकंड, आप मुझसे कह रहे हैं कि सी ओ डी इन सबकी मैंने स्काई वैल्यू स्टोर करा ली एक एरे में, एक एरे के अंदर सर, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रिंग पे गए, हमने देखा सी, अगर इस कोड टू वर्क की लेंथ अगर आई थिंक 10 होगी तो 10 तक का एक लूप चलेगा। उसमें फर्स्ट हमने कैरेक्टर सी उठाया, एक क्योंकि कोड हमारा पिछला 4 वर्ड का था तो 4 हमारे पुराना जो हमने एरे स्टोर कर रखा था स्काई वैल्यूज का, उसका साइज 4 है। तो इट मींस इसमें सिर्फ 4 हमको सिर्फ 4 स्काई कोड वैल्यू चेक करनी है हर एक कोड के साथ, हर एक कैरेक्टर के साथ। तो 4 ही स्टेटमेंट लगेंगे हमारी, तो हर एक अच्छा ओके। पॉइंट इज
आपने हर एक कैरेक्टर के लिए 4 टाइम सर्च करा, ठीक है, मतलब सर 4 टाइम मैच करा एक्चुअली, 4 टाइम मैच करा, तो m into n तब भी nm हो गई। अगर ये 1000 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग होती तो आप 1000 टाइम्स हर एक कैरेक्टर को मैच करते तो nm तब भी। तो माय पॉइंट इज nm सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, दिस इज आल्सो ब्रूट फोर्स, हमारे पास nm सॉल्यूशन आ गया, वी कैन रिड्यूस दिस थिंग। सर एक सेकंड वन बाय वन। जो भी स्ट्रिंग में हमें फाइंड करना है लेटर, हम देखिए कि हर लेटर कितनी बार अक्रेंस कर रहा है। ओके, जैसे C is 1 time, O is 1 time, E is 1 time. यहाँ पे क्योंकि 4 कैरेक्टर है तो the 4 letters का कैरेक्टर है, तो it's very easy for us कि हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही स्ट्रिंग का साइज इंक्रीज करेगा वहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम पर्टिकुलर लेटर के लिए चेक कर लें कि उसका अक्रेंस कितना है। अगर C की अक्रेंस मोर देन 1 टाइम है, द मैक्सिमम अक्रेंस, वो हम अपनी स्ट्रिंग 2 में चेक करें कि वो उतने में अकर कर रहा है या नहीं। एक्चुअली हमें स्ट्रिंग 1 को ढूंढना स्ट्रिंग 2 में। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज, तो आप में से कह रही कि C को हमने देखा, मैंने कोड को पहले देखा। ओके, पहले कोड को देखा, उसमें देखा कि C मेरा 1 टाइम अकर कर रहा है, O मेरा 1 टाइम, D बिल्कुल। एंड E सेम, एंड यही चीज मैं अपना फिर 1 बाय 1 उसमें करूंगी स्ट्रिंग 2 में, जहाँ पे क्रैक कोड टू क्रैक में फाइंड आउट करूंगी। क्योंकि यहाँ पे मेरा कोड सिर्फ 4 लेटर वर्ड है तो इट्स इजी कि डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा मतलब वर्स्ट केस अगर हम लेते हैं, जब जहाँ पे मेरा कैरेक्टर के अंदर अल्फाबेट्स बहुत ज्यादा है, तो मैं C की अक्रेंस को चेक करूं, मतलब अच्छा आपने यहाँ पे चेक करा C1, O1, D1 और E1 है, हाँ। और यहाँ पे फिर आप गए, फिर आपने चेक करा C, कैसे चेक करा इसको कि आपने C को कैसे चेक करा, मतलब सर क्योंकि वहाँ वही चीज मैं कह रही हूँ ना, अगर आपने जैसे कोडैक का एग्जांपल लिया था, वहाँ पे मेरा 3 टाइम C आ रहा था, दैट इज मुझे अब C मेरा हाँ, आप C को एज एस का वैल्यू स्टोर करेंगे, आप ये करें। C को एस का वैल्यू में स्टोर करा, मेरा C का अक्रेंस 3 टाइम्स है, आई हैव टू देन मैं स्ट्रिंग 2 के अंदर काउंटर लगाऊंगी, मेरे C के एस का वैल्यू को चेक करा, C कोड टू क्रैक में C 1 टाइम आया, देन मैंने फर्दर चेक करा, देन C एक और बार आया, लेकिन मेरी अक्रेंस सिर्फ 2 बार आई, जो रिक्वायर्ड थी वो 3 टाइम्स थी, तो फिर मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगी। तो मैं फर्दर कोडैक के लिए O D E C को नहीं चेक करूंगी। So what's your name? अपर्णा। So big round of applause for Aparna. She answered the question actually. बहुत सिंपल सा था, ब्रूट फोर्स का आपने m बताया था, इसका सॉल्यूशन था कि थोड़ा सिंप्लीफाइड टर्म में जो आपने बताया, थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा कंप्रेस है क्योंकि हम पता नहीं एरे का साइज कितना है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें 256 कैरेक्टर्स की एरे लेंगे, क्योंकि एस का वैल्यूज 256 से ज्यादा नहीं हो सकती। हम क्या करेंगे, हमने स्ट्रिंग 2 पे गए, हमने सारी C की एस का वैल्यू 99 है गेस वो दिए, तो हमने 99 पे वैल्यू 0 से 1 कर दी। O पे गए, हमने 0 से 1 कर दी। हमने इनिशियली जब हमने एरे बनाई, हमने सारी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, फिर हम C की एस का वैल्यू पे गए, उसको हमने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, O की गए 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो जो जो कैरेक्टर्स आए हमने उनकी एस का वैल्यूज को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, फिर हम यहां पे गए, हमने देखा C की एस का वैल्यू 99 पे देखा C क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 1 2 3 वैल्यू स्टोर होगी उस पे, हमने उस वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दिया। हम फिर O पे गए, O की एस का वैल्यू वहां पे 0 तो नहीं है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, बिल्कुल है, 2 है, उसको हमने 1 से रिड्यूस कर दिया। विल गो टिल एंड एंड विल फाइंड वेदर द स्ट्रिंग इज प्रेजेंट और नॉट। नहीं है, वापस समझाते हैं। ओके ठीक, ऑर्डर ऑफ एन में ही होगा ये। पहली बात हमने एरे बनाई, ओके, हमने उसमें स्ट्रिंग 2 की जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी एस्काई वैल्यूज पे गए, और वहां पे उस एन एरे में जितने भी एलिमेंट्स सबको हमने 0 से इनिशियलाइज करा था, तो जो जो एस्काई वैल्यू स्ट्रिंग 2 में आती गई हमने उसको इंक्रीमेंट बाय 1 करते गए। ओके, सो आई हैव टू से पेन होगा, सो ये एरे आपके पास 256 कैरेक्टर्स की, सबको एस का कोड पता है? गुड, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो 97 से चालू होते हैं ये स्मॉल कैरेक्टर्स, ए की वैल्यू 97 होती है, बी की वैल्यू 98 होती है, एंड सो ऑन टिल जेड, जिसकी वैल्यू समथिंग 123 आई गेस होती होगी, 122। ओके, तो 122 होती है। यहां पे सबकी वैल्यूज हमारे पास हैं। हम स्ट्रिंग 2 पे सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे, C पे गए, हमने जब ये एरे बनाई सब सारे एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, फाइन, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है। अब हम इस पे हमने स्ट्रिंग 2 देखी, स्ट्रिंग 2 क्या है,
कोड टू क्रैक। सी पे गए हम, सी की एस का वैल्यू क्या है 97, ओह सॉरी 99, 99th वैल्यू पे हमने जाके इंक्रीमेंट कर दिया +1। फिर हम गए ओ पे, वी डिड द सेम फॉर ओ +1, देन डी, देन ई, देन अगेन वी केम टू सी 99 वैल्यू, हमने फिर इसको +1 कर दिया, तो यहां पे वैल्यू कितनी होगी 2, 0 से स्टार्टेड थी, 2 बार सी आया तो 2 वैल्यू हो गई, ओ भी 2 बार आएगा 2 वैल्यू हो जाएगी, फिर वापस एक और सी आएगा, फिर वैल्यू यहां पे 3 हो जाएगी, एक और बारी +1। तो हमने स्ट्रिंग 2 को बस एक बारी ट्रेवर्स करा, यानी ओ एम हमने एक बारी करा, तो कॉम्प्लेक्सिटी अभी कितनी हो गई ओ एम, अभी तक हमने ट्रेवर्स करा, हमारे पास एक एरे के अंदर सारी वैल्यूज आ गई कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार रिपीटेड है, फाइन। देन वी मूव टू स्ट्रिंग 1, हमने देखा सी की वैल्यू चेक करेंगे, नॉन जीरो तो नहीं है, अगर जीरो हुई उसी टाइम हम रिजेक्ट कर देंगे, भाई सी स्ट्रिंग 2 में एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो हम बाहर आ जाएंगे। पर अगर सी की वैल्यू नॉन जीरो हुई तो हम उसको -1 करेंगे। फिर हम गए ओ पे, सिमिलरली वी डू फॉर ओ की वैल्यू -1 करेंगे, डी की वैल्यू -1 करेंगे, ई की वैल्यू -1 करेंगे। तो हमने एक बारी इस स्ट्रिंग पे पूरी गए, सारे कैरेक्टर्स की वैल्यू +1 करी, फिर हम इस स्ट्रिंग पे गए, वही कैरेक्टर्स की वैल्यू -1 करी, तो OM प्लस ON, द सॉल्यूशन विल बी दिस, ऑर्डर ऑफ M, whichever is higher, fine। So एग्जैक्टली आपने उसको जो स्ट्रिंग 1 को आपने चेक किया, ठीक है, लेकिन जैसे अगर COD है, सपोज आपका जो स्ट्रिंग 2 है वो कुछ ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें COD एग्जिस्ट करता है, बट वो स्ट्रिंग नहीं है, तो अलग अलग जैसे कीबोर्ड तो उसके लिए होगा ना, तो वहाँ पे तो ये फॉल्स हो जाएगा। मैं समझा नहीं आपका पॉइंट। एक्चुअली क्वेश्चन वही था, दिस वाज द क्वेश्चन वाज वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि COD सीक्वेंस में है या नहीं है, बट these characters should be available in the main string। पर मैम वो तो केवल कैरेक्टर्स अवेलेबल है ना, अगर स्ट्रिंग नहीं भी हुआ तो ये the question earlier was clearly mentioned, it is not basically an exact substring, it is basically हाँ, characters are there in the first string should be there in the second string, in whichever sequence, and they might be equally distributed also। तो सी और डी अगर इकट्ठे नहीं भी है तो भी चलेगा, भले सी पहले है, डी बीच में है, ओ बीच उसके बाद और ई बाद में, ऑर्डर डजंट मैटर, सबस्ट्रिंग होना जरूरी नहीं है, बस वो स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स नेक्स्ट स्ट्रिंग में अवेलेबल होने चाहिए। But the question is if one string is present inside the other string, that doesn't, वो कहीं पे भी ये शो नहीं कर रहा है कि उसका ऑर्डर वहाँ मेंशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। In these cases only an example of this is offered. That is how the question is. Yes, she must have answered your question. So, just a second. अगर कोई आपसे इसमें पूछे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है तो क्या आंसर देंगे आप? नहीं। व्हाट्स द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? सर एक तो एरे जो 256 का आपने लिया, हाँ, प्लस जो 2 स्ट्रिंग्स आपने स्टोर करी हैं। एक्चुअली इट्स कांस्टेंट, आप कह सकते हैं इट्स कांस्टेंट, सो O1 इट डजंट मैटर, आप कोई ऑर्डर ही नहीं है उसका, एकदम बहुत कम स्पेस है, कोई भी इस सॉल्यूशन के लिए एग्री कर जाएगा। सो ON प्लस M। सो ये तो था टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। आपको एक टेक्निकल इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आपके पास आया, मैंने आपको बताया उसको कैसे आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, कितने तरीके से आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको आंसर्स पहले से पता है, जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे, अगर आपको गलती से, फॉर्चुनेटली इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपसे कोई Amazon इंटरव्यू में पूछ ले, देन जस्ट डोंट वर्ड द आंसर, वेट, just show them that you are thinking and then solve। So it's a, I mean, good way to tell them that you're really versatile। Okay, so technical rounds के बाद आते हैं managerial rounds, TL rounds। TL वो है टीम लीड। कुछ कंपनीज के लिए राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करते, जैसे कि जिस कंपनी में एग्जैक्टली काम करता हूं, मैंने टेक्निकल इंटरव्यू राउंड क्रैक कर लिया, दैट मींस आई एम इन। बट कुछ कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि Amazon, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट में भी मैटर नहीं करते, गूगल में मैटर करते हैं, बिकॉज जो आपका मैनेजर है डायरेक्टली जिस टीम में आप जाने वाले हैं वही मैनेजर आपका इंटरव्यू लेगा, वही टीम लीड आपका इंटरव्यू लेगा। तो पहली बात एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उनसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे उनको पता लगेगा कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। सेकेंड चीज, जो मैनेजर है उसको पता लगेगा कि एग्जैक्टली आप हैं क्या, आपको कितनी टेक्निकल नॉलेज है, कितना पैशनेट है टेक्नोलॉजी को लेके। तो जो सारे हमने जो शुरू में राउंड्स पढ़े थे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आएंगे।
he will ask you some basic questions which everyone does ask, like why should we hire you? Why are you interested in this organization? So the homework you did in the earlier step, the company information collection, that step, that will come a big part, that will play a big role here. So why this organization, you will answer, why should we hire you? It depends on your resume. Then what you want to become after 5 years? Do you have vision for your career? अगर आपको अपना career path आप नहीं बताएंगे तो they will think that you don't give, you're not serious about your career. So before going to this round, just prepare for this common questions. और ये बहुत important part है, last part, कि project based और profile based part. इसमें आपसे वो पूछते हैं which is the most challenging project? Was there any conflict while you were working on this project? What exactly part you did play in this project? So अगर आपसे मैं एकदम से पूछूं, हमें 5 projects करें, मैं आपसे पूछूंगा कि which was the most challenging project? You will take it at least 5 to 10 seconds, and then आप कोई भी आंसर बोलेंगे सबसे पहला project आपके दिमाग में आएगा, right? आप लोगों ने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करा होगा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा था, एग्जैक्टली मैंने किस प्रोजेक्ट पे क्या क्या काम करा, तो तब वो आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा. आई टोल्ड यू अर्लियर दैट यू ड्राइव योर इंटरव्यू, सो ये एकदम नेगेटिव इफेक्ट देगा. सो बेटर है कि आप एक ग्रिड बनाएं अगेन, उसमें लिखें कि चैलेंजिंग वाइज सबसे ज्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट कौन सा था और सबसे इजी प्रोजेक्ट वहां पे डाल दो, ताकि जब वो पूछें तो आप उनके क्वेश्चन सारे आंसर कर पाओ. फिर आप ऐसे ही सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, व्हाट यू लर्न इन द प्रोजेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टीममेट्स, अभी सारी चीजें उस ग्रिड में डाल दो और उस ग्रिड को एक बार लिटरली रट लो, तभी आप वहां पे जाके ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे आंसर कर सकते हैं. सो मैनेजरियल टीम राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट because sometimes just because I had 2 experiences with Amazon. First I got rejected and it was for, I guess, intern level position, bigger intern, I forgot the exact position name, but I got rejected because my TL didn't went good. I cracked the technical interview rounds. I was really passionate that time about technologies, in fact now also, but I got rejected just because of this round. Then when I gave for SDE 1 position, while I had 1 year of experience, then I again applied for Amazon, and again I cleared the initial rounds. Then came the managerial round, and I really was very tensed. Then I prepared hard for this round, and I answered on the spot, so I got through. Now, post-interview questions. Post-interview questions. After every interview, your interviewer will ask, "Do you have any questions?" Never ever say no. You should have questions. This actually shows that you are interested in their organization. So what questions you can ask is what technologies that company works on. Actually this and then it will affect you only. It will help you to prepare what technologies they work on. You can just brush up your technology skills. So ये क्वेश्चन आप जरूर पूछें कि आप कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, how much time you spend on coding, what's your social life. Just be polite and be precise with your questions and ask the relevant and legitimate questions. आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्ट पे जाने से पहले. So all these questions will show that you actually are for this organization. You need that organization. You are interested in that organization. So it gives a good impression. And I told you, your interview is your advocate. And then comes this round. This is very tedious, tiring round. You need. The point is, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो आपको बताते नहीं है कि आपका स्टेटस क्या है. जैसे कि मेरी एक्स कंपनी साइप्रस, they took 3 weeks to tell me I got selected. In fact, more than that time. So बहुत टाइम लेती हैं वो आपको बताने के लिए, और आजकल बहुत कॉमन है. Amazon, in fact, is one of the very good organization that turns back within a week. They will tell you your status. But बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको नहीं बताती कि आपका सिलेक्शन हुआ या रिजेक्शन हुआ. In that case, just don't lose your patience. Don't think that you are rejected. After some time, let's say 5 or 10 days, send a polite mail that kindly update me about the status, and they will update you. And if in case you get rejected, just don't be afraid of that. Ask them about, can I reapply? And actually this is a very positive point. Even if you're rejected and you're asking when can I reapply and what's the reapplication procedure, this again shows that you are really serious about that organization. You want to crack the interviews. So do ask these questions. Can I reapply and all. So that's pretty much the post-interview round. No, अब मैंने आपको सब कुछ बताया कि इंटरव्यू प्रोसेस, क्वेश्चंस, कैसे आप किस टाइम पे कैसे बिहेव कर सकते हैं, और आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएं. बट आई गेस थोड़ा सा आपको यहाँ पे लगेगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. मैं Amazon टारगेट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, या
थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो प्रोसेस इज रियली कॉम्प्लेक्स. और अगर आपको आपने डिफाइन भी कर लिया कि अमेजोन मुझे टारगेट करनी है, तो स्टडी मटेरियल कहां से? बुक्स हमारी जो है कॉर्मन एंड ऑल, ये सब हमें बताती हैं एल्गोरिथम्स. ठीक है, हम उनको पढ़ लेते हैं. जब इंटरव्यू आता है हम पता नहीं होता कि कौन सा एल्गोरिथम कब कहां पे लगाना. जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, यू नो सॉर्टिंग, मैंने यू नो बबल एंड इंसर्शन सॉर्ट, बट इन बेस्ट केस पॉइंट इज यू कुडंट आंसर, बट सम पीपल डू आंसर. सो आपके पास मटेरियल है कॉर्मन, लेकिन प्रॉब्लम रहती है उसमें कि वो सफिशिएंट नहीं है. कुछ चीजें जो हम नहीं पढ़ते, जैसे कि डिजाइन पैटर्न्स. किसी ने डिजाइन पैटर्न के बारे में सुना? नहीं. ओके, एक्चुअली आप कोई भी आज के डेट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कैटेगरी लेवल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते अगर आपको डिजाइन पैटर्न्स के बारे में नहीं पता. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आईपी में कवर ही नहीं होगा. क्या है डिजाइन पैटर्न्स? मैं बहुत स्मॉल सजेस्ट दूंगा. डिजाइन आपके ओके, यू नो, ओके, ग्रेट, टेल मी. Patterns are in the Javas. Okay, so actually he knows about something, but the point is Java specific नहीं है. ये एक बहुत डिजाइन आपके मैं आपको बताता हूँ. ओके, आपको मैंने कहा कि पार्किंग लॉट. ओके, यू नो द आंसर. नॉट ऑडिबल. प्लीज बी लाउड. माइक, यूज द माइक. सर जैसे क्रिसमस ट्री बनाना, स्टार बनाना. स्टार बनाना? हाँ, स्टार. Okay, you mean the class hierarchical star? Is that okay? I'll tell you the answer. What is design pattern are? बहुत सिंपल सी चीज है. आपको कोई इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन है. इनफैक्ट राइट इट डाउन. 100% Amazon माइक्रोसॉफ्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. डिजाइन अ पार्किंग लॉट और डिजाइन अ कंपनी. सबसे कॉमन है डिजाइन अ पार्किंग लॉट. डिजाइन अ पार्किंग लॉट में क्या पूछते हैं वो, या फिर डिजाइन अ जू. ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है. इसमें क्या होता है, वो चेक करते हैं कि आप क्लासेस बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, किस क्लास को किससे डिराइव करते हैं. आप इंटरफेस से क्लास को डिराइव करके उस इंटरफेस को ऑब्जेक्ट हम क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं, या फिर हम इंटरफेस को अलग रखते हैं, क्लास को अलग रखते हैं, उन सबसे डिराइव करते रहते हैं. तो ये सारी चीजें वो चेक करते हैं. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. अगर हम जू डिजाइन कर रहे हैं, उसमें आपसे कहा कि आपने डिजाइन करा, आपको कहा कि बर्ड्स डिजाइन करो, और बर्ड्स में आपने एक क्लास लिखी, उसमें आपने और उससे बहुत सारे एनिमल्स डिराइव कर दिए.